चलो भाई सुनो, आवाज नहीं प्लीज। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन एंड कौन सा टॉपिक था, प्लैंक्स कांस्टेंट। याद है सभी लोगों को? तो ना हमने उसका एक छोटा सा सवाल भी किया था एनसीईआरटी से। मैं आपको एक और छोटा सा एक सवाल करा रहा हूँ और बाकी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वर्कशीट में, आप वहां पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए सब लोग। लिखो एक छोटा सा सवाल। यूजिंग द ग्राफ shown in figure, for the stopping potential versus the incident frequency of photons, calculate the Planck's constant. Incident photon, calculate the Planck's constant. चलो भाई, अब सब लोग ना बोर्ड से ये डायग्राम, ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सवाल शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। भाई कोई भी बच्चा प्लीज बातें ना करें, ध्यान दीजिए इस तरफ। चलो भाई सुनो ध्यान से। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट को। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट हम कैसे निकालने वाले हैं उस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझना, क्या है, कैसे है, किस तरीके का सवाल है। देखिए, आपको ना प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है तो सबसे पहले ना आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ग्राफ कौन सा दे रखा है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोगों को याद हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ से आप लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, और जो स्लोप होता है वो हमें पता है कितना होता है, h/e। अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप है कितना, तो हमने इस ग्राफ के स्लोप को देखा तो मान लीजिए ये वाला एंगल जो है वो कितना एंगल है, दैट इज थीटा। तो स्लोप तो हम जानते हैं कितना होता है, दिस इज tan थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज tan थीटा। और अगर मैं tan थीटा निकालूं इस ट्राइंगल से तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर जो है इसकी हाइट कितनी है, दैट इज 1.23। तो ये रहा परपेंडिकुलर 1.23,
और अपॉन में बेस, सुनना इस ट्राइंगल का बेस लेना है, ये 5 है ये 8 है, तो कितना गैप है 3, लेकिन साथ में 3 इंटू 10 की पावर 14, तो आप यहां पर लिख सकते हैं बेस में दिस इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14, तो ये आपके पास आपकी इस लाइन की स्लोप आ गई। लेकिन हमें तो पता है कि ये जो स्लोप है वो किसके बराबर होती है, h अपॉन ई, तो मैंने इसे लिख दिया h अपॉन ई इज इक्वल टू में 1.23 अपॉन में 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं h की जगह पर h इक्वल टू में लिखिए 1.23 अपॉन में 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 और इंटू में यहां पर आ जाएगा e, तो आप इसे लिखेंगे 1.23 इंटू में e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 और अपॉन में 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। और मैंने कहा था सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आंसर लिखना है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 6.56 इंटू 10 पावर 34, वो भी माइनस का, तो 6.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड, तो दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। अच्छा, बॉटल उधर ले गए थे, अभी ला देना, अभी मंगवाए तो चले जाना, लाके फिल करेंगे। चलो भाई, ये लिख लिया सभी लोगों ने? अब देखिए हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सारे ग्राफ हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन आप लोगों को इसे थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। या तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में ग्राफ्स दिख जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और उन न्यूमेरिकल्स में इनमें से कुछ ग्राफ का इस्तेमाल हो। अब वो क्या है मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा, और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। ऐसा कुछ भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा या ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना रखा, बट हाँ जो हमें गिवन एनसीईआरटी में उसके बेसिस पर ही हम ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू photoelectric effect. Important graphs related to photoelectric effect. Important graphs related to photoelectric effect. Photoelectric effect. Number 1, frequency and stopping potential. सबसे पहला ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। भाई देखो, सब बच्चों को ना समझना है इस ग्राफ को, याद नहीं करना कि अच्छा ऐसा होता है तो मैं याद रखूंगा इसको। हालांकि ये मैं बनवा चुका हूं पहले ही, मैं दोबारा बनवा रहा हूं क्योंकि अब मैं सारे ग्राफ एक साथ ड्रॉ करवाने वाला हूं जो जो हो सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। प्लीज कोई भी बच्चा बात ना करे, इधर की तरफ ध्यान दे। सुनिए, आप लोगों को याद होगा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग के मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में लिखते थे एच न्यू माइनस में दिस इज फाई नॉट। और हमें यह भी पता है कि आप इस के मैक्स को ही लिखते थे ई वी नॉट इज इक्वल टू में एच न्यू माइनस फाई नॉट। आप इसे वी नॉट लिखना चाहें तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन में ई, यही स्लोप होता था न्यू, और माइनस में आप लिखते थे फाई नॉट अपॉन में ई। और ये वाले ग्राफ के अंदर आप बोलते थे सर यही हमारे लिए स्लोप है, दिस इज द स्लोप, और ये होता था इंटरसेप्ट विच इज सी। और ये ग्राफ ना हम पहले बना चुके थे, एक बार फिर से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं और एक बार आप यहां पर दोबारा से देख के इसे फिर से ड्रॉ करेंगे सब लोग। आवाज बिल्कुल नहीं प्लीज। मान लीजिए ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस है और ये एक्सिस मैंने एक और बना ली, ये रही आपके पास
पोटेंशियल वाली एक्सिस, जिसके ऊपर आप प्लॉट करेंगे किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। और आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया था तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से हमने बनाया था, यहां से लेके यहां तक डॉटेड में लाइन बनाई थी और इसके आगे वाली लाइन को मैंने सॉलिड ड्रॉ किया था, तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया था। इस ग्राफ के अंदर यहां पर आपके पास क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये वाली टर्म क्या थी आपका, इंटरसेप्ट, तो आप इसे लिखते थे फाई नॉट अपॉन ई। इस जगह पर आप क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी, और इस जगह पर लिखा जाता था स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। यानी कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई ग्राफ दिखेगा तो यहां जो भी नंबर होगा आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, और यहां जो भी नंबर होगा, मान लेते समझने के लिए 10 लिखा है, सपोज कर लो इस जगह 10 लिखा है, तो आप यहां पर लिखेंगे माइनस का फाई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई नॉट बराबर में क्या हो जाएगा, 10 इंटू में ई, बस ई की वैल्यू रखिए, आपको यहां से क्या मिल जाएगा, वर्क फंक्शन। मतलब आपका ये जो ग्राफ है यहां से आपको बता देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और यहां से क्या बता देगा, वर्क फंक्शन। अच्छा, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये करें, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई तो इसके लिए वर्क फंक्शन के लिए फिर ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखिए, आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा, सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपके इस सवाल के अंदर ना आप लोगों को यहां से इस चीज को गायब करके दे दिया जाए और बोले बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो पहले आप यहां से क्या निकालोगे, वर्क फंक्शन, और फिर वही वर्क फंक्शन बराबर में क्या रखोगे, एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन रखिए, एच रखिए, और यहां से क्या मिल जाएगी आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीनिंग सभी लोगों को क्लियर है ना। तो ये सबसे पहला ग्राफ, आप इसे ड्रॉ कीजिए और थोड़ा तेजी से करना, फिर हम सेकंड ग्राफ की तरफ आते हैं। चलो भाई, अब सुनो ध्यान से। ये वाला ग्राफ अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो ये पहला ग्राफ था फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब हम फिर से एक और ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। लिखिए नंबर 2, फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, नंबर 2। इस बार जो ग्राफ है दैट इज फ्रीक्वेंसी और ये है आपके पास के मैक्स दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसे भी ड्रॉ करते हैं, समझिए। आप लोगों को याद होगा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग के मैक्स बराबर में होगा एच न्यू माइनस में दिस इज फाई नॉट। अब ना आप इसको ऐसे ही रहने दें और एक बार इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस में c, जैसा कि पिछली बार था। अब की बार y की जगह कौन है, k मैक्स, तो इसकी जगह पर ये है, x की जगह पर फ्रीक्वेंसी, और इस बार इंटरसेप्ट की जगह कौन है, फाई नॉट। इट मीन्स कि अब मैं बोलूं अब बताइए जरा स्लोप क्या है, तो ध्यान से सुनना भाई। इस बार आपकी जो स्लोप है वो कौन है, h। यानी कि अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ाया, तो मैं इसको पूरा प्रॉपरली बना करके दिखा देता हूं कि ये ग्राफ बनेगा कैसे। अब तो आप अगर चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर मैं इसमें कुछ पार्टीशंस बना देता हूं, बॉक्सेस, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए नेसेसरी पॉइंट्स हम यहीं से निकालते हैं। मान लीजिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का, तो यहां लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी और इसमें यहां पर लिख देते हैं दिस इज के मैक्स। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी को 0 रख दिया, तो के मैक्स कितना आ जाएगा, माइनस का फाई नॉट। और फिर मैंने बाद में एक काम किया, के मैक्स को 0 रख दिया, तो जब आप के मैक्स 0 रखोगे तो पता है फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, न्यू नॉट आ जाएगी।
अगर किसी को वैसे ये रख के निकालोगे तो यही आएगा, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप एक इजी वे में आप एक काम करो, फ्रीक्वेंसी ही न्यू नॉट रख दो। जैसे यहां न्यू नॉट रखोगे एच न्यू नॉट क्या बन जाएगा, फाई नॉट। फाई नॉट माइनस फाई नॉट इज 0, तो आपके पास यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0। तो आप इसे क्या लिख सकेंगे, 0। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हालांकि जो मैंने यहां पर चीजें ली है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने ये लिया कि जब ये 0 है तो आपका ये रिजल्ट कितना है, माइनस का फाई नॉट। और मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती। मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग समझाऊंगा। अभी भी बिल्कुल ठीक है, ये मैंने क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, कॉपी पर लिखने के लिए। ये होता है ना कि मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, और यहां पर मैंने बोल दिया चलो मान लेते हैं ये वाली हाइट 100 किलोमीटर है, ये वाली 50 किलोमीटर है, तो क्या सच में ये 100 और 50 किलोमीटर होता है, नहीं, ये बस हमें समझने पढ़ने के लिए होता है। ऐसे ही ये चीज मैंने जो ली है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करने में मेरी मदद करेगी, दैट्स इट। वरना काइनेटिक एनर्जी सब जानते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैंने फिर से यहां पर एक एक्सिस बना ली, ये रही मेरे पास एक एक्सिस, और ये है फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस। हालांकि मैं आपको अगर पढ़ाता ये सब ना बताता तो मैं आपको बोलता कि मैंने एक और एक्सिस बना दी और इसके ऊपर मैं प्लॉट करूंगा किसको, काइनेटिक एनर्जी को। और पढ़ाते वक्त ये और बोलता स्पेशली कि मैं ग्राफ नीचे नहीं बना रहा, क्योंकि मैं किसके ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन इस टाइम पर हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना है, और मैं इस बार इस एक्सिस को जानबूझ के कहां बना रहा हूं, नीचे, ताकि बस मैं अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकूं। मेरी बात समझ गए। हालांकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। तो ये रहा 0, और इस जगह पर मैं लिख देता हूं दिस इज के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए, जब फ्रीक्वेंसी 0 तब के की वैल्यू माइनस फाई नॉट। तो आप यही तो बोलोगे सर यही वो जगह है जहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस का फाई नॉट। और जब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 तब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो यहां पर एक पॉइंट होगा जहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू नॉट। और आपको इन्हें मिलाना है, तो मैं इसे इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला देता हूं, और उसके बाद इसे मिला देता हूं एक सॉलिड लाइन से। इसको फिर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रही आपके पास आपकी सॉलिड लाइन, और ये मेरा ग्राफ तैयार। अब मेरी बात सुनना, आपको नहीं लगता कि सर एक ही लाइन पूरी ड्रॉ कर दो, ये बार बार क्यों डॉटेड के चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक्चुअल में यहां डॉटेड लाइन का मीनिंग ये है कि ग्राफ तो आपका यहीं से शुरू होगा, लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। अगर हम थ्योरेटिकली ये देखें कि जैसे जैसे हम आगे जा रही है लाइन ऊपर जा रही है, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो ये लाइन कहां जानी चाहिए, पीछे। और जब ये पीछे आते आते जिस पॉइंट पर मिलेगी, बस वही पॉइंट आपको क्या दे देगा, वर्क फंक्शन। अब मेरी बात सुनना, पिछला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल एक जैसी शक्ल का है, बस यहां फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी और वहां पर फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए जब आपको सवाल मिलेगा, मैंने देखे भाई दोनों तरीकों से, और बच्चे ना खाली यही वाला पढ़ के चले जाते हैं क्योंकि यही बुक में दे रखा है, दूसरा वाला ग्राफ नहीं है, तो वो इसी को देख करके ना स्लोप को h अपॉन ई ही मान के सारा काम निपटा देते। जबकि याद रखना, अगर आपके एग्जाम में यहां काइनेटिक एनर्जी आ गई तो आप लोगों की इस ग्राफ की स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, h। अब h अपॉन ई स्लोप नहीं होगी, और यहां पर जो है ये क्या होगा, वर्क फंक्शन। और पिछले वाले में क्या था, वर्क फंक्शन अपॉन में चार्ज E। इसलिए याद रखना ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, और दोनों ग्राफ कैसे बनते हैं, बिल्कुल सेम, एक जैसे से नजर आते हैं। सबको बात समझ में आई। और ये लाइन डॉटेड का मतलब है कि मैंने इसको बस कॉपी पर बढ़ाते बढ़ाते पीछे की ओर लाया, और ये जहां मिला उसी जगह पे क्या बन गया, फाई नॉट। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, आपका ग्राफ सिर्फ ऊपर से यहां से यहां तक आगे जाएगा। समझ गए सब लोग ना। अब आप इसे ड्रॉ कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं।
हो गया यहाँ तक ग्राफ कंप्लीट सबका? अब सुनना जरा ध्यान से। कर लिया सबने यहाँ तक कंप्लीट? अब हम एक और ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। लिखिए जरा नेक्स्ट हेडिंग, फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो भाई, एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इस बार जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं नंबर 3, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को मैं किससे दिखा देता हूं? आई से। सपोज कर लीजिए, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ को प्लॉट करें तो इस बार आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी, आप सीधा ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा क्या है ये ग्राफ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एक्सिस ये वाली बना दी हॉरिजॉन्टल, और एक और एक्सिस बना देते दैट इज वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरीके से ये दो एक्सिस मैं आपके सामने बना देता हूँ। मुझे एक एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रखना है और एक एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। तो दोनों को प्लॉट करते हैं और देखते हैं जरा ग्राफ की शेप कैसी आएगी। सुनना ध्यान से। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी रख दी और यहाँ पर रख देते हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और करंट को किससे दिखा देते हैं? आई से। आई, या फिर आप चाहें तो पूरा प्रॉपरली लिख ही दीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली लिख दीजिए फोटो करंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां पर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 0 थी, तसल्ली से समझना भाई। स्टार्टिंग में आपने फ्रीक्वेंसी को जरा सा बढ़ाया और मेटल सरफेस पर डाल दिया। कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालेगी। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। मान लीजिए चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स कहां निकल जाएंगे? बाहर। और अगर आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इट मींस दैट कि आप यहां पर चाहें तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और लाइन ड्रॉ करके ना इस जगह पर आप इसे दिखा सकते हैं आराम से कि अब आपके इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी पर निकल गए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे उनके चलने की वजह से करंट बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ना आपका करंट कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा, कोई ना कोई करंट की कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू रहेगी, और वो करंट ना एकदम स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लीजिए आपका करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी पर। याद है हमने ग्राफ प्लॉट किया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहां पर इंटेंसिटी। वो ग्राफ कैसे गया था? स्ट्रेट लाइन। तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड नहीं कर रहा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए घटाइए, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज, बशर्ते आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। सबको मेरी बात समझ में? कई बार टीचर पूछते हैं यहां पे ऐसा क्यों नहीं, यहां करंट क्यों नहीं नजर आ रहा? तो आप बोल देना सर इससे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ही नहीं। सही है? यहां तक लिखिए इसको अब आप। ठीक है, ये ड्रॉ कर ली सबने। अब नेक्स्ट, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगला ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलें, ये कर लिया सबने कंप्लीट, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो भाई सुनो, नंबर 3 के बाद नंबर 4। अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी ले लूं और ये ले लूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करूं, तो आप फिर से यहां पर यही चीज देख पाएंगे कि मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरह की कोई भी एक एक्सिस है। ये रही हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, ये मैंने ऐसे बना दी। इसी तरीके से मैंने एक दूसरी एक्सिस और बना दी, ये रही आपकी वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और एक एक्सिस पर मैं फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, और एक एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और लाइट की इंटेंसिटी को I से दिखा देते हैं, या प्रॉपरली लिख देते हैं दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज द इंटेंसिटी, और यहां पर मैंने रख दिया 0। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे होते हैं? ज्यादा।
ज्यादा फोटोन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। इसका मतलब उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इंटेंसिटी के बढ़ाने और घटाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इसलिए आपका ये जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो ये दिखा रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, मगर जरूरी बात ये है कि आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। समझ रहे ना, वरना इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलेंगे। आप इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, ये मैंने कहा कि मान लीजिए अगर आपके पास एक मेटल सरफेस और मेटल सरफेस के ऊपर आपने लाइट को डाला और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, आई, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना, V0। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, ज़्यादा, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो भैया एनर्जी कांस्टेंट है तो रोकने के लिए पोटेंशियल भी सेम ही चाहिए। इस वजह से मैंने ये ग्राफ ऐसा बनाया कि आपकी इंटेंसिटी भले ही आप कितनी भी बढ़ा लो, स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सभी को बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये क्लियर है सभी लोगों के लिए? अब आते हैं जरा नेक्स्ट, अगला एक और लिखिए जरा, टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। 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 चलिए, ये हो गया सबको कंप्लीट ना, क्लियरली। अब आते हैं जरा अगले वाले ग्राफ पर। नेक्स्ट, आई थिंक ये 5वां ग्राफ है ना, 5th। तो इस बार हम टाइम और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसके ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो सुनना ध्यान से, आवाज नहीं, ये ग्राफ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इस तरीके से, ये ना भाई ये सारे ना ठीक से कर लेना। आपको जो टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं ना, उनमें इनमें से कोई भी ग्राफ एमसीक्यू फॉर्मेट में या हो सकता है कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अब की बार मैं रख देता हूँ इस जगह पर टाइम को, दिस इज द टाइम, और इस जगह पर लिख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको लिख लेना पूरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर आपने लग दिया 0 लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, ऐसे तो हम यही कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आप जैसे ही लाइट डालोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिसाइज मैनर में आप यही कहते हो ना, सर इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर -9 सेकंड लगते हैं, उससे भी कम टाइम में ही इलेक्ट्रॉन्स कहां निकल जाते हैं, बाहर। और बाहर निकल के अगर वो चलना शुरू कर देंगे तो उनसे क्या बनना शुरू हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा ही होता है। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर दिखाना चाहूं तो मान लीजिए ये 0 है और टाइम बढ़ते 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 यहां पर कहीं मान लेते हैं ये टाइम है 10 की पावर -9 सेकंड। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन सबको निकलने में 0 से लेके 10 की पावर -9 सेकंड तक का वक्त लगेगा, राइट। इसका मतलब यहां से यहां तक में सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां निकल जाएंगे, बाहर, और उनसे क्या बनना शुरू हो जाएगा, करंट। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और चार्ज बढ़ता जाएगा और करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हमने ये देखा कि हमारा ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना इस बात को। वो ग्राफ ना आपको कुछ इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा कि यहां से आपका करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और 10 की पावर -9 सेकंड तक सारे इलेक्ट्रॉन बाहर, सबकी वजह से क्या बनने लगेगा, करंट। और जब सब बाहर निकल जाएंगे उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाएंगे। अब आप जितना मर्जी टाइम बिता लीजिए, जिन इलेक्ट्रॉन्स को निकलना था वो निकल चुके, उन्हें जितना करंट बनाना था वो बनाते रहेंगे। आपका टाइम बढ़ता जाए घटता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल कांस्टेंट। अच्छा, ये बहुत प्रिसाइज मैनर में बता रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए, अगर कोई ऐसा भी ग्राफ बनाता है कि करंट ऐसे बनेगा यहां टाइम, तो ये भी ठीक माना जाएगा। इसका मतलब ये माना जाएगा कि हमने जैसे ही लाइट डाली तुरंत इलेक्ट्रॉन कहां निकल गए, बाहर। बस इसके अंदर ये होगा कि हमने इस वाले टाइम को क्या कर दिया, इग्नोर, क्योंकि हम इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट क्या बोल रहे हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस। वैसे ज्यादा बेटर ग्राफ ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए अब आप इसको।
ठीक है भाई, ड्रॉ कर लिए सभी ने। तो ये कुछ ग्राफ थे जो हमारे लिए ज़रूरी थे और जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवा दी। अब हम ना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब प्लीज़ थोड़ा एक्टिव हो जाओ और ढंग से देखो क्या क्या चीज़ें। देखिए अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ब्रैकेट में लिखिए द फोटोन। लिखो ज़रा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा द फोटोन। और सभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और ब्रैकेट में लिखिए द फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और ब्रैकेट में लिखिए द फोटोन। ओके, अब मेरी बात सुन। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो परफॉर्म करने से हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट ना ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मानो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी। हालांकि आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए खुद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया, और वो थ्योरी ये कहती है कि लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के क्या होते हैं, पैकेट्स, और वही पैकेट्स आते हैं इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उन्हें अपनी एनर्जी दे देते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एकदम से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। कहने लग गए ये जो टक्कर है बिल्कुल ऐसी होती हुई नजर आती है। नजर आने का मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो कंक्लूजन मिला, जैसे कि दो पार्टिकल्स सच में आपस में टकरा रहे हैं। और जब इन्होंने बोला कि वो जो फोटोन है वो बिल्कुल पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन से आके टकरा रहे हैं, उनका कोलिजन भी कैसा है, इलास्टिक कोलिजन, और ये टकराने वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो मैटर के पास होती है, पार्टिकल के पास होती है। तो इन्होंने बोला हमने उस फोटोन की एनर्जी भी निकाली, और जो एनर्जी थी फोटोन की वो सबको पता है, E = h²। ऐसे ही इन्होंने फोटोन का मोमेंटम भी निकाला और ये लिखा मोमेंटम, हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया, वो था h/c। तो इन्होंने बोला एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिन्हें आप लोग बोल रहे हैं क्वांटम, इनका अपना खुद की एनर्जी है, इनका खुद का अपना क्या है, मोमेंटम, बिल्कुल ऐसे जैसे किसका होता है, पार्टिकल्स का। तो हमने बोला भाई इनके पास एनर्जी और मोमेंटम पार्टिकल की ही तरह है, ये भी पार्टिकल की तरह आकर के टकरा रहे हैं। तो हमने बोल दिया इसका मतलब लाइट का नेचर यहां पार्टिकल जैसा दिख रहा है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया क्या, फोटोन। अब लोगों ने सवाल किया कि चलो ठीक है, अगर आप इन्हें बोल रहे हो कि ये पार्टिकल्स हैं और ये फोटोन है, तो सवाल ये आता है कि इनके पास कितनी एनर्जी है, इनका कितना मोमेंटम है, इनका कितना मास है, इनके पास चार्ज है या फिर नहीं है, ये टकराते हैं तो किस तरह का कोलिजन होता है, रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई। तो अब ना वो सारी की सारी बातें कि फोटोन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोन से रिलेटेड आप लोगों को जाननी चाहिए, हम उन सब के बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आप लिखना शुरू कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको। लिखिए द ऑब्जर्वेशन ऑन photoelectric effect indicates that when light interacts with matter, it behaves as if it was made of discrete packets of energy called quanta, QUANTA, called quanta. Each quantum, full stop डाल के, each quantum of light has energy h nu and some momentum full stop. The fact that some momentum full stop, the fact that a light quantum has definite energy
A light quantum has definite energy as well as momentum allows us to associate a particle with it. Allows us to associate a particle with it. This particle is called photon. This particle is called photon. This particle is called photon. बात समझ गए सब लोग? अब मेरी बात सुनिए, मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। हमने ये देखा कि लाइट ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो पार्टिकल से बनी है। हमने इन पार्टिकल्स को जब देखा तो इनका कोलिजन इलेक्ट्रॉन के साथ वैसे ही था जैसे एक्चुअल में पार्टिकल्स टकराते हैं। हमने इनकी एनर्जी भी निकाली और इनके पास कुछ मोमेंटम भी था। तो हमने देखा यार ऐसी एनर्जी और मोमेंटम तो पार्टिकल्स के पास होते हैं, इसका मतलब ये जो एनर्जी के पैकेट्स है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं और इसीलिए हमने इन पार्टिकल्स का नाम ही क्या रख दिया, फोटोन। अब सवाल ये आता है सर ये फोटोन होते कैसे, इनके बारे में ना अब आपको समझना, और इसी को बोलते हैं फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फोटोन्स के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है यहाँ पर 5, मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारियां लिखवाऊंगा। अब वो क्या क्या होंगी, सबसे पहले आप नेक्स्ट लाइन लिखिए। एक तरह से हेडिंग ये, फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and characteristic properties of photons and characteristic properties of photons. Characteristic properties of photons. अब भाई ध्यान से सुनना, जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर की इनमें से कई बारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहली बात, आवाज़ नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लाइट को हमने कई एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया, कहीं पर लाइट ने पार्टिकल जैसा बिहेवियर दिखाया और कहीं पर लाइट ने वेव जैसा बिहेवियर दिखाया। तब लोगों के सामने एक सवाल आया कि सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल की तरह बिहेव करने वाली है और इस एक्सपेरिमेंट में वेव की तरह बिहेव करने वाली है। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी जो हम लोगों को जाननी थी कि आखिर ये है क्या। तो कहा यह गया कि लाइट जब तक ट्रैवल कर रही है, उसके रास्ते में कोई नहीं आ रहा, तब तक उसका नेचर वेव जैसा होता है। जैसे ही रास्ते में कोई भी चीज आई, जैसे ही वो उससे टकराएगी, एकदम से उसका नेचर कैसा दिखना शुरू हो जाता है, पार्टिकल जैसा। तभी तो लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी और लाइट चलती जाती है और हमें दिखता है कि हाँ यार यहाँ से ऐसे करके हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट रेडिएशन जारी, लेकिन जैसे ही टकराती है जहां पर भी पड़ती है वहीं सारे के सारे पैकेट ब्लास्ट हो जाते हैं और वहीं पर आप लोगों को रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि नेचर में हमने बहुत सारी चीजें देखी। जैसे अगर मान लीजिए मैं सिंपल वे में बोलूं तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में ये बात लिखी है जो मैं बताने जा रहा हूं। हम जब आंखों से देखते हैं तो आंखों से किसी भी चीज को देखना लाइट की मदद से ही तो देख पाते, अंधेरे में आप कोई चीज नहीं देख पाते। तो आंखों से किसी चीज को देखना ये ना लाइट के दोनों नेचर के ऊपर बेस्ड है, लाइट का वेव नेचर भी और लाइट का पार्टिकल नेचर भी। लोगों ने बोला ऐसा कैसे, तो कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे मेरा ये हाथ है, यहां ऊपर एक लाइट जल रही है, लाइट आती है, इस पे टकराती है और कहां आती है, मेरी आंखों में, और जो भी लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है ना, तो वो लाइट जैसे ही मेरी आईज के अंदर जाती है तो आईज के जो लेंस हैं वो उस लाइट को बैंड करते हैं, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और वो बैंड करके ना इमेज को कहां बनाते हैं, रेटिना पर। इसका मतलब लाइट को बैंड करना, लाइट का रिफ्रैक्शन होना, ये तो वेव वाला नेचर दिखाई देने लग गया। और जब वही लाइट जाकर के मेरे रेटिना पर पड़ती है तो सबको पता है हमारे रेटिना के ऊपर ना कोन्स होते हैं, और क्या होते हैं, सिलेंडर्स, रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं ना उन्हीं को। और उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वहीं पर जैसे ही लाइट टकराती है फोटॉन्स क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट, और सारी की सारी एनर्जी रॉड्स और कोन्स को मिल जाती है, जिसकी वजह से हम फाइनल या सामने ऑब्जेक्ट रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते। तो इसका मतलब इस टाइम पर आंखें दोनों नेचर को यूज कर रही हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। इसीलिए यहां पर पहली चीज क्या लिखी हुई है, इंटरेक्शन का मतलब है दो चीजों का आपस में मिलना, आपस में टकराना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना, एक तरह से यहां वो इंटरेक्शन है। क्या लिखा है, पहला पॉइंट,
इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब आपकी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, आपस में टकराती है, द रेडिएशन बिहेव्स एज इफ, रेडिएशन ऐसे बिहेव करती है कि मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, जैसे कि वो किससे बनी है, पार्टिकल से, और वही पार्टिकल्स क्या हैं, फोटोन्स। तो मैंने क्या बोला, जब तक रेडिएशन चल रही है उसका नेचर कैसा है, वेव जैसा, जैसे ही वो किसी मटेरियल से टकराएगी उसका बिहेवियर हमें कैसा दिखता है, पार्टिकल जैसा। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, in interaction of radiation, in interaction of radiation, in interaction of radiation with matter, in interaction of radiation with matter, comma, radiation behaves as if, radiation behaves as if it is made of particles called photons. It is made of particles called photons. Called photons. अब एक दूसरी बात आई, ठीक है, हमें पता लग गया कि रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करती है जब वो किसी मैटर से टकराती है। तो लोगों ने बोला फिर उस पार्टिकल की एनर्जी, और ये तो आप काफी दिनों से पढ़ते जा रहे हो हर क्लास में, एनर्जी E इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू, और कहा जाता है कि इसका जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू में वो होता है एच न्यू अपॉन में C। अभी के लिए फिलहाल आप इसे याद ही रख लीजिए, वैसे डेराइव करेंगे, या मैं यहां पर बता देता हूं, ध्यान से सुनना, एक सिंपल तरीका ताकि आप ये समझ पाए। वैसे ना अगर मैं बोलूं मोमेंटम का फॉर्मूला तो आप बोलते हो सर जी मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, फोटोन की वेलोसिटी तो C होगी क्योंकि वो लाइट की रफ्तार से चलता है, तो ये मास इनटू में वेलोसिटी। अच्छा, मैं अगर इसको C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड कर दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सबको पता है mc स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी, तो आप इसे लिख सकते हैं E अपॉन में C, और E क्या है, एनर्जी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो मोमेंटम का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, तो एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, h न्यू, और नीचे क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने बोला अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, और इनका जो मोमेंटम है दैट इज h न्यू अपॉन में C। लिखिए जरा नंबर 2, each photon has energy, each photon has energy, E is equal to h nu, E is equal to h nu, and momentum P is equal to h nu upon में C, P is equal to h nu upon में C, and C is the speed of light. Full stop. C is the speed of light. दूसरी बात, कहा गया किसी भी एक लाइट में जिसकी कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है या कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उसकी लाइट के अंदर का तुम कोई भी फोटोन उठा लो, हर फोटोन की एनर्जी कैसी रहेगी, बिल्कुल सेम। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक रेड कलर की लाइट ले लेते, ध्यान से सुनना, और अगर रेड लाइट लेते तो उसके अंदर जितने भी फोटोन हैं सबकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड लाइट की। जब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबकी एनर्जी भी कैसी होगी, सेम। मतलब आपको एक कलर की लाइट में दो फोटोन ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी एनर्जी कैसी होगी, अलग अलग। और जब फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी सबकी सेम है तो मोमेंटम भी सबका कैसा होगा, सेम। इसका मतलब एक सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट के अंदर जितने भी फोटोन्स हैं सबकी एनर्जी सेम होती है, सबका मोमेंटम भी कैसा होता है, सेम। हाँ, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे घटाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम या फिर क्या हो जाएंगे, ज्यादा, लेकिन किसी की भी एनर्जी ना तो कम होने वाली है और ना ही ज्यादा। तो इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो कितनी भी कम हो, सभी फोटोन्स बिल्कुल इक्वल एनर्जी के होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट of a particular frequency or wavelength, particular frequency or wavelength have the same energy, have the same energy and momentum, energy and momentum, comma, independent of
the intensity of the radiation. The intensity of the radiation. नेक्स्ट, अब एक सवाल मन में आया कि अगर आप कह रहे हो कि लाइट का नेचर पार्टिकल जैसा है और उसके अंदर रहने वाले पार्टिकल ही फोटोन है, तो भैया पार्टिकल के ऊपर तो कोई चार्ज हो सकता है, नेगेटिव या फिर कैसा, पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक बार इसको चेक करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो हमें ये पता था कि अगर आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। इन्होंने सच में एक लाइट रेडिएशन को लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच में से लाइट को पास कराया। लाइट ना तो नेगेटिव साइड पे गई ना ही पॉजिटिव साइड पर, बिना डिफ्लेक्ट हुए लाइट एकदम सीधा चली गई। इसे मैग्नेटिक फील्ड से भी गुजारा। मैग्नेटिक फील्ड भी तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया ना ही मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया। हम समझ गए, इसका मतलब ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास चार्ज नहीं है। इससे पता लगा कि फोटोन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, ये चार्जलेस हैं, इनके पास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and are not deflected by electric and magnetic field. Electric and magnetic field. Next, कहा जाता है कि फोटोन जब किसी पार्टिकल से टकराता है, जैसे कि हमारे केस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन किससे टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन से। तो इनके टक्कर के दौरान जो कोलिजन होता है दैट इज कौन सा, इलास्टिक कोलिजन। याद है ना सभी लोगों को। और इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का नुकसान नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि यहां पर ना टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि टक्कर के पहले दोनों की टोटल एनर्जी और टक्कर के बाद की टोटल एनर्जी कैसी रहती है, सेम। बस यहां एनर्जी एक फोटोन से निकल के किसी एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गई। देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहां पर ना तो कोई एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है और ना ही कोई एनर्जी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे सब लोग। और ये चीज कही गई, इसके साथ में ये भी कहा गया लेकिन इस प्रोसेस के दौरान फोटोन्स कंजर्व नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 10 फोटोन डालें तो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, या 10 फोटोन डाले तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 5 फोटोन आपको अलग से मिल गए। इस पूरे प्रोसेस में पुराने फोटोन खर्च होते हैं, नए फोटोन्स बन करके आ जाते हैं। इसका मतलब जितने फोटोन डालोगे और जितने इलेक्ट्रॉन और जितने नए फोटोन्स आएंगे वो टोटल मिलाकर के एक जैसे नहीं रहते। आपको याद होगा मैंने कहा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में और वो एकदम से कहां जाए, लोअर में, तो एक नया फोटोन रिलीज कर देगा। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इस प्रोसेस में कंजर्व नहीं होते। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये बात इस जगह पर लिखी भी है, आवाज नहीं प्लीज। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन the total energy and the total momentum are conserved. Energy भी conserved और momentum भी conserved. However, the number of photons may not be conserved. Number of photon conserve नहीं हो सकते in a collision. शायद the photon may be absorbed or a new photon may be created. हो सकता है आपका कोई फोटोन इधर उधर एब्जॉर्ब हो जाए, आपको पता भी ना चले कहाँ गया, और हो सकता है आपको एक नया फोटोन दिख जाए। इसका मतलब यहाँ पर क्रिएशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होता हुआ दिखता है। लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। In a photon particle collision, the total energy and total momentum are conserved. Total energy and total momentum are conserved. Total energy and total momentum are conserved. However, the number of photons may not be conserved in a collision. Number of photons may not be conserved in a collision. Number of photons may not be conserved in a collision. Full stop. The photon may be absorbed or new photon may be created, or a new photon may be created. New photon may be created.
अच्छा अब एक बात सुनना, जितनी प्रॉपर्टी थी वो बुक की लिखवा दी, अब हम कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल गौर से और तसल्ली से समझना आगे की चीज़ें, सुनिए गौर से। अच्छा एक बात बताओ, लाइट के दोनों ही नेचर है, रेडिएशन भी और वेव भी। अब मान लीजिए लाइट ऐसे करके जा रही है, आप देख रहे हैं कि अरे ये तो लाइट है, लाइट वेव है, मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं ऐसा। अब आप उसे चाहें तो पार्टिकल नेचर मान ले या फिर वेव नेचर मान ले, आपके मानने से लाइट को कोई असर नहीं पड़ता। अगर लाइट का कलर रेड है तो वो कैसा रहेगा, रेड ही। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखोगे तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में लाइट का नेचर अलग अलग होगा, किसी में वेव जैसा, किसी में कैसा, पार्टिकल जैसा। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, याद करो पिछला वाला चैप्टर, तो एक चीज होती है जो कभी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। अब उसी लाइट के अंदर कौन मौजूद है, फोटॉन्स। तो इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई एक फोटोन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन does not change as it travels from one medium to another, from one medium to another, one medium to another। और स्पीड का क्या होगा, स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी, बट स्पीड चेंजेस, but speed changes। अच्छा अब एक चीज सुना ध्यान से, आपने जरूर सुना होगा, मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे पढ़ाते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। किसी ने सुना इस चीज को, नहीं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, केमिस्ट्री में कभी भी सुना हो। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूं, सुनिए। आइंस्टाइन ने ना अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गौर से सुनना भाई, ये चीज़ लिखवाने को तो 1 मिनट में आ जाएगी, बट इसकी कहानी सुन लो फिर आप आराम से समझ जाओगे सब कुछ। आइंस्टाइन ने ये बताया कि आप लोग जो रोज़ाना की ज़िंदगी में ऑब्जेक्ट के मोशन को देखते हैं, तो कोई भी चीज़ जैसे ट्रक चल रही है, कोई बॉल मोशन कर रही है, आप दौड़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ मोशन कर रही है, तो वो मोशन में ना जो हमारी रफ्तार है वो लाइट की रफ्तार से बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम। आप बाहर जाके कोई बाइक भी देख रहे हो, जो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड में ही बाइक चला रहा है, तो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बाइक की स्पीड बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि लाइट बहुत तेज चलती। आइंस्टाइन ने यह बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार से चलना शुरू करे, लाइट की रफ्तार से, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ना जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाता है, जो टाइम है वो भी बदल जाता है, और जो मास है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब आपको डिस्टेंस, टाइम, इनके बारे में नहीं बात करनी, मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं। सिंपल भाषा में आइंस्टाइन ने यह कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार से या उसके आसपास वाली रफ्तार से चलेगा, तब उसका मास ना इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज। और सच में ऐसा होता भी है। तो लोगों ने बोला अगर मास इंक्रीज हो जाता है तो बताना जरा कितना मास हो जाता है नया वाला मास। तो उसने ना एक फॉर्मूला निकाल के दिया, उसने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा रफ्तार से चल रहा है, जिसकी स्पीड लाइट के आसपास है या लाइट के बराबर है, तो उसका मास अगर आपको निकालना है तो आप यहां पर रखिए उसका रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब आप उस चीज को रोक दीजिए, तब उसका मास नाप लीजिए, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास। और इसे डिवाइड कर दीजिए एक क्वांटिटी से, दैट इज 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा मान लीजिए मैं अगर रुका हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी, 0। आप यहां 0 रखोगे तो जैसे ही 0 रखोगे पूरी टर्म क्या होगी, 0। m0 अपॉन 1 कितना होगा, m0। यानी कि जब मैं रुका हूं तब मेरा रेस्ट मास और ये वाला मास दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लोगों ने ये भी बोला कि एक बात बताओ, अगर आप लाइट की स्पीड की बात कर रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत धीरे भी चले तो भी तो थोड़ा सा मास चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए ना, आपकी स्पीड एक तो वैसे ही बहुत कम है, ऊपर से स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ी क्वांटिटी है, आप उससे नहीं डिवाइड कर रहे हो, उसके भी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा छोटी हो जाएगी कि आप इसे 1 के कंपैरिजन में आसानी से क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट। और जब इसे आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो दोनों मास कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सेम। इसका मतलब है आप अगर धीरे से चलते हैं ना तो जो मास में बदलाव आता है वो आप मेजर ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको लगता है मास कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम। आपको ये चेंज देखना है तो आपको अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड के आसपास लाना पड़ेगा, और जब ऐसा किया गया तो इस फॉर्मूले की मदद से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमने एक काम किया, इसके नीचे 1 रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से m नॉट निकाला तो ये आ गया m और यहां पर लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। अब ये एक उल्टा रिलेशन आ गया। अगर आपको चलती हुई बॉडी का मास पता है, स्पीड पता है, रखिए आप उसका क्या निकाल सकते हैं, रेस्ट मास। तो हमने बोला चलो क्यों ना एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं फोटोन के मास को निकालने के लिए, क्योंकि फोटोन की तो रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर है। इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर फोटोन, अगर मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन तो बिल्कुल लाइट की रफ्तार से चल रहा है, तो फोटोन के लिए v बराबर कितना है, c। और जैसे v की जगह पर c रखा, ये आ गया m नॉट बराबर m, यहां पर अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल, ये आ जाएगा m नॉट, सॉरी दिस इज m, ये आ जाएगा m और अंडर रूट में 1 माइनस 1 विच इज 0। और यहां से हमें एक बात पता चली कि सच में हमने फोटोन के रेस्ट मास को कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और इसीलिए लोग कहते हैं रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। अब बात ये आती है, आपने जो बोला वो पता चला, आपने कैलकुलेशन भी करके दिखाई, ये भी ठीक लगा कि हाँ भाई मास 0 है, लेकिन कोई ये बोलेगा रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन 0, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये है कि क्या आपने कोई ऐसी चीज देखी है जिसका मास 0? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि अगर फोटोन एग्जिस्ट करेगा तो वो चलता हुआ ही एग्जिस्ट करेगा। आप जैसे ही उसे रोकोगे कि तू रुक जा मैं तेरे को तोल लूं तेरा वजन कितना है, तो जैसे ही आप उसे रोकोगे वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा और उसका मास खत्म, यानी कि रुका हुआ फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर होगा तो वो किस पे होगा, मोशन में। मीनिंग समझ रहे हैं? इसलिए इस चीज को कहा जाता है। आप पहले लिखिए इस बात को, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। The rest mass of a photon is 0. It means a photon cannot exist at rest. It means a photon cannot exist at rest. Full stop. अब आप इसे लिख लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है? रुका हुआ फोटोन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर होगा तो वो चलता हुआ ही फोटोन होगा। आपको अगर ये सब मैथमेटिक्स ना भी आए कोई बात नहीं, बस आपको इतना याद रखना है रेस्ट पर फोटोन एग्जिस्ट नहीं करना। तो लोगों ने बोला ठीक है रेस्ट पर नहीं एग्जिस्ट करता, इसका मतलब है कि कभी भी फोटोन रुका हुआ पॉसिबल ही नहीं है, या यूँ कह देते कि रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। कह रहा है अगर रुके हुए फोटोन का मास 0 है तो चलते हुए का तो कुछ ना कुछ मास होगा। तो फिर कहा गया कि भाई वो मास कितना है वो बताइए। तो अब ना अगर हमसे कोई बोले कि फोटोन का मास बताओ कितना है जब वो चल रहा हो, तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया। सुनना ध्यान से, आप सीधा सीधा यहां पर बोल सकते हैं सर हमें तो पता है कि फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है E = h न्यू। आइंस्टाइन के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया और कहा गया अगर फोटोन सच में एक पार्टिकल है और उसका कुछ मास m है तो फिर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, mc², E = mc²। कह रहे आप एक काम कीजिए, आप एनर्जी तो एक ही चीज की निकाल रहे हो ना, चाहे उसे वेव मान के करो या फिर उसको पार्टिकल मान करके, एनर्जी कैसे आएगी, बिल्कुल सेम। तो इन्होंने इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल किया और यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया और यहां पर लिखा गया कि mc² बराबर में कितना है, h न्यू, और यहां से m बराबर निकाल दिया गया h न्यू अपॉन में c का स्क्वायर, और कहा गया दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, मतलब यही आपके फोटोन का मास है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू, और मैं बोलूं बताना उसमें जो फोटोन्स है उनका कितना मास है, तो आप यहां लाइट की फ्रीक्वेंसी रखना, h आप लोगों को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं, आप रखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर मौजूद रहने वाले फोटोन्स का मास कितना है। आप नीचे लिखिए इसको, इसे आप एज इट इज नोट कर लीजिए, नंबर नेक्स्ट पॉइंट डाल के, और ब्रैकेट में लिख लेना मास ऑफ फोटोन।
अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब देना। सभी कलर्स की लाइट के फोटोन्स का मास सेम होता होगा? नहीं, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग। तो सबके लिए H और C सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग, तो सभी फोटोन्स का मास भी अलग अलग। अच्छा, कौन से फोटोन का मास सबसे ज़्यादा होगा? किसकी? वॉयलेट की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसलिए उसका मास कैसा होगा? ज़्यादा। और सबसे कम मास होगा किसका? रेड का, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए उसका मास भी कैसा होगा? कम। यानी कि सभी अलग अलग रंगों की लाइटों में जो जो फोटोन्स हैं उनका मास एकदम अलग अलग होता है। अब ये चीज़ हो जाने के बाद बोला चलो ठीक है, मास तो पता चल गया। अब मास अगर पता चल गया तो फिर ये भी बताओ इसका मोमेंटम क्या होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। तो फोटोन का मास m और फोटोन की वेलोसिटी c, भाई स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। तो मास तो हम कैलकुलेट कर ही चुके थे, ये रहा। तो मास मैंने रख दिया h न्यू अपॉन में c स्क्वायर और इनटू में c, और c से c क्या हो गया? कैंसिल। इसलिए लिख दिया गया कि फोटोन का मोमेंटम हो गया h न्यू अपॉन c। और अभी अभी मैंने ये रिजल्ट निकाला भी था आपके सामने, याद है? नीचे लिख लीजिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखिए। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज, linear momentum of a photon is, अब आप इस मोमेंटम को लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? अच्छा, कई जने ने इसे थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं, मैं भी इसके आगे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। P की जगह P रख देते हैं, H न्यू की जगह पर H न्यू। अच्छा, C बराबर एक फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, आप न्यू से न्यू को क्या कर दो? कैंसिल। तो कई बार P बराबर एक फॉर्मूला और आ जाता है H अपॉन में लैम्डा, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और ये वेवलेंथ की टर्म्स में। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो एक काम करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। पता है आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा ही खत्म हो गया, कंप्लीट फिनिश। बस अब तो वक्त नहीं है, वरना जो अगली क्लास होगी ना उसमें हम बात करेंगे कि वेव थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है या फिर नहीं। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।